अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस तरीके से मैं अपनी नीट प्रिपरेशन 11th में करता। Those who don't know me, I am your mentor, Dr. Deepak Sahu, currently in New Delhi, and I secured All India Rank 5 with a score 715 out of 720 in my first attempt only. And मैंने लाखों स्टूडेंट्स को अपनी वीडियोस एंड मेंटरशिप के थ्रू गाइड किया हुआ है। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ रोड टू एम्स। सो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए नीट 2028 के लिए, हमें किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से एक्चुअली हमें 11th में पढ़ना चाहिए, हाउ टू इंक्रीज योर कंसिस्टेंसी एंड हाउ टू रीड एनसीईआरटी बायोलॉजी, एंड लास्ट में हम सीखेंगे कि तुम्हें किस तरीके से अपनी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को या फिर फिजिक्स की प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। सो अभी तक तुमने अच्छा किया बुरा किया अपनी लाइफ में, उस चीज को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे पास कितना टाइम है नीट 2028 के लिए, एंड अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स है, लेकिन इसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला फेज होगा तुम्हारा 11th फेज, जो चलेगा अभी जब तुम वीडियो देख रहे हो तब से लेके मार्च 2027 तक या फिर अप्रैल 2027 तक, यानी मार्च और अप्रैल में तुम्हें अपना 11th का सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट करना है। एंड एनी हाउ तुम्हें अप्रैल में अपना 12th स्टार्ट करना है। क्यों? तब तुम अप्रैल 2027 में अपना 12th स्टार्ट करोगे, तब जाके तुम्हारे पास एक सफिशिएंट टाइम होगा कि तुम दिसंबर 2027 तक अपना पूरा 12th कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि 12th बहुत बड़ा है। उसके बाद तब जाके हमें 4 महीने मिलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2028 के, जिसमें हम क्या करेंगे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड रिवीजन देंगे। तब जाके मई 2028 में तुम अपना पहला एंड आखिरी नीट दोगे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि तुम एम्स दिल्ली पहुंचो। अब मंथ्स तो समझ में आ गए, लेकिन क्वेश्चन है कि टाइम कैसे मैनेज होगा। देखो, टाइम मैनेजमेंट में तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि तुम्हें अपने डे को फिक्स करना है, जैसे मैंने इस वीडियो में बोला था। तो तुम अपने पूरे दिन को 4 फेजेस में शिफ्ट करोगे, दैट इज मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट। एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे पास कोई बैकलॉग नहीं है, क्योंकि तुम शुरू से शुरू कर रहे हो, एंड अगर तुम्हारे पास कोई 1-2 चैप्टर का बैकलॉग हो गया तो उसको भूल जाओ, उसको बैकलॉग मत कंसीडर करो, उसको रीस्टार्ट ही करो। तुम्हें अपना लेक्चर टाइम फिक्स करना होगा, यानी कि तुम्हें ये चीज डिसाइड करनी होगी कि मैं 4 ही लेक्चर देखता हूं या फिर मैं 3 लेक्चर पर डे देखता हूं, एंड उस चीज को तुम्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट में आता है कि तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लेक्चर ही देखा, कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, खुद से नोट्स नहीं पढ़े, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा सिंगल दिन उसमें नहीं जाना चाहिए जब तुमने ये अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस से सेल्फ स्टडी ना की हो। एक डेडिकेटेड सेल्फ स्टडी टाइम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता था, 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी हमेशा रखता था, एंड लास्ट क्लास में तो 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी हो जाती थी, 6 आवर्स की अप्रॉक्सीमेट सेल्फ स्टडी आफ्टर द लेक्चर्स। कमिंग टू द थर्ड थिंग, दैट इज हाउ टू स्टडी। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों का 11th का बैकलॉग हो जाएगा या फिर 11th वेस्टेड हो जाएगी, आप सीरियसली पढ़ाई नहीं करोगे। एंड बिलीव मी और नॉट, 90% स्टूडेंट जो नीट क्रैक करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो पहले ही 11th में डिसाइड हो जाता है, कुछ महीनों में डिसाइड हो जाता है कि नीट तुम टॉप करोगे या फिर तुम्हारा वेस्टेड होगा या फिर तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, तुम्हें बहुत सीरियसली अपनी 11th में पढ़ना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें 11th में पढ़ाई कैसे करनी है, जो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, तुमने आज काइनेमेटिक्स पढ़ा, मोशन इन प्लेन में तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया, अब तुम क्या करोगे? तुम बस अगले चैप्टर स्टार्ट करोगे या फिर अगले लेक्चर का वेट करोगे? नहीं, तुम्हें क्या करना है, तुम जो भी आज पढ़ रहे हो तुम्हें उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में ये चीज में कंसिस्टेंटली करनी है। तुम्हारा जो भी लेक्चर हुआ, तुमने जो भी लेक्चर देखा है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन है तो अपने मॉड्यूल्स उठाओगे एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करोगे, डेडिकेटली उनको समझोगे। फॉर्मूला जो आज तुमने लेक्चर में सीखा था उसको अप्लाई करना सीखोगे। जो कॉन्सेप्ट तुमने लेक्चर में सीखे वो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस में अप्लाई करोगे। जब ये कोरिलेशन करते हैं तब जाके आपका दिमाग ग्रो होता है, तब जाके तुम्हारा 11th स्ट्रांग होता है, फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। सेम चीज में केमिस्ट्री में करनी है। एंड तुम्हें बायो में क्या करना है, जो कुछ भी तुमने आज लेक्चर में पढ़ा है उससे एनसीईआरटी उठानी है। फॉर एग्जांपल, अगर आज तुमने एनिमल किंगडम पढ़ा है, स्टार्टिंग के फाइलम्स पढ़े, सीलेंट्रेट्स पढ़े हैं, पॉरीफेरा पढ़ा है, देन तुम वापस आओगे एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ोगे, उसको याद करने की कोशिश करोगे, मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे कि अच्छा पॉरीफेरा ऐसा होता है, पॉरीफेरा के ये एग्जांपल्स होते हैं, सीलेंट्रेट्स के एग्जांपल होते हैं। तो ये सारी चीजें तुम्हें याद करने की कोशिश करनी है। एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना कि फिजिक्स में लेक्चर देखना है, देन अपना प्राइमरी सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी फिजिक्स की 11th की पढ़ने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री का फॉर्मूला ये होता है कि तुम्हें केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखने हैं, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, देन उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है। एंड बायो का फॉर्मूला ये होता है कि तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लेक्चर्स देखने हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इस फॉर्मूले को अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लो एंड डेडिकेटली 1 साल ये अपनी 11th में इसको फॉलो कर लोगे, तुम्हारा 11th कभी भी वेस्टेड नहीं। देखो, तुमने हमेशा ये सुना होगा हार्ड वर्क इज द की, हार्ड वर्क इज द की, बट मैं तुम्हें बताता हूं हार्ड वर्क इज नॉट द की, कंसिस्टेंसी इज द की आज की दुनिया में। एंड ये चीज आज प्रूव हो जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा जल्दी अपनी प्रिपरेशन में। देखो, नीट की जर्नी ईसीजी की तरह होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। सो बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, जैसे बैकलॉग हो रहा है, लो मार्क्स आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, फिजिक्स का अप्रोच समझ नहीं आ रहा, एनसीईआरटी याद नहीं हो रही। तो इन सारे प्रॉब्लम्स बस बच्चे क्या करते हैं ना, बस प्रॉब्लम बस रखे रहते हैं, वो सॉल्व नहीं करते, किसी से पूछते नहीं है, अपने डाउट्स नहीं क्लियर करते, उस वजह से वो कभी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी फर्स्ट प्लेस में सॉल्व हो, एंड इसी चीज को सॉल्व करने के लिए वी स्टार्टेड द मेंटरशिप प्रोग्राम। एंड ये काफी सालों से चल रहा है। इसमें क्या होता है, एम्स दिल्ली का ऑल इंडिया रैंक जो स्टूडेंट होता है वो आपका एक पर्सनल मेंटर होता है। ध्यान रखना, पर्सनल मेंटर ग्रुप मेंटर नहीं होता है। आप उसे पर्सनली व्हाट्सएप कॉल्स, वीडियो कॉल्स किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, कितनी बार भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप उसे अपनी कोई भी पर्सनल एकेडमिक नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो। सो इसलिए अगर तुम्हारे पास एक पर्सनल मेंटर होता है तो तुम्हारी नीट निकालने की प्रोबेबिलिटी 90% से भी ज्यादा हो जाती है। सो दैट्स व्हाई टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम में तुम्हें एक पर्सनल मेंटर मिलेगा जो तुम्हारा एक पर्सनलाइज्ड रोड मैप बनाएगा, तुम्हारा टाइम टेबल होगा, तुम्हें पता होगा तुम्हें 1 साल में क्या करना है, तुम्हें 1 महीने में क्या करना है, तुम्हें 1 हफ्ते में क्या करना है, तुम्हें आज के दिन एक्जैक्टली क्या करना है, वो तुम्हारा पूरा डिटेल ट्रैक्स बनाएगा। तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है, मॉक टेस्ट को एनालिसिस कैसे करना है, तुम्हारा जो बैकलॉग क्रिएट हुआ है उसको सॉल्व कैसे करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारा पर्सनल मेंटर तुम्हें पर्सनली आके बताएगा। एंड इट्स अ 100% फ्री प्रोग्राम, बिकॉज ये 100% रिफंड पे चलता है, जो कोई भी कोचिंग आज के टाइम पे नहीं करेगी। बट आई एम डूइंग दिस। अगर तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाता है एंड तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाती है तो तुम्हें 100% रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें सीट नहीं भी मिलती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, फिर भी तुमने अपने मेंटर की पूरी बात मानी थी, देन भी तुम्हें 50% रिफंड कर दिया जाएगा। यू शुड मेक श्योर कि तुम्हारा 11th किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो या तुम 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या फिर 24 मंथ्स के प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें टॉपर्स क्लब की टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री मिलेगी टॉपर्स क्लब ऐप में, जिसमें तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, पीवाईक्यू
MCQ लगा सकते हो एंड इसमें मल्टीपल टेस्ट आते रहते हैं जिसमें तुम कस्टम मॉड्यूल्स भी हैं जिसमें तुम मल्टीपल डिफरेंट चैप्टर्स को कंबाइन करके टेस्ट जनरेट कर सकते हो, जो फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। सो या ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, यू शुड चेक इट आउट। नाउ कमिंग टू द पार्ट हाउ टू रीड एनसीईआरटी। 25 लाख नीट एस्पिरेंट्स को पता है कि नीट का मैक्सिमम पेपर 90% पेपर एनसीईआरटी से आता है, लेकिन सबके बायो में 360 आउट ऑफ 360, केमिस्ट्री में 180 में 180 आ रहे। क्यों? क्योंकि पढ़ने का तरीका यहाँ पे मैटर करता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सिर्फ एनसीईआरटी को हाईलाइट करके कलरफुल तरीके से अपनी एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। नाउ एनसीईआरटी रीड करने का सही तरीका होता है सबसे पहले मल्टीपल रीडिंग्स करनी होती है। तुम जब फर्स्ट रीडिंग करते हो तो तुम्हारा ब्रेन सबसे पहले बस सीख रहा होता है क्या है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रीडिंग करनी होती है, तब जाके तुम्हारा ब्रेन रिसेप्टिव होता है। पहली रीडिंग में तुम्हें 70% समझ में आएगा, सेकंड में तुम्हें 80% 90%, तब जाके तुम 10 to 100% समझ में आता है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी की एक एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है एंड इसलिए तुम्हें एक एक लाइन पढ़ते वक्त ये सोचना है कि एग्जामिनर से क्या क्वेश्चन बना सकता है। इसको बोलते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग टेक्निक, जो मैंने अपनी पूरे सारे चैप्टर्स के साथ की है। एनसीईआरटी में मेरे जितने भी चैप्टर्स थे उसमें मैं क्वेश्चन बनाता था, अच्छे क्वेश्चन बनाता था, टफ से टफ क्वेश्चन बनाता था एंड जब भी मुझे उस चैप्टर को रिवाइज करना होता था, उस टॉपिक को रिवाइज करना होता था, मैं उस क्वेश्चंस को रीड करता था कि मैंने इससे क्या क्वेश्चन बनाया। मैं कभी-कभी इतने टफ क्वेश्चन बनाता था कि मैं खुद ही नहीं सॉल्व कर पाता था। बायो का एक एक डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा इस क्वेश्चन को देखो, ये नीट 2025 का क्वेश्चन है, इसमें पीसीटी एंड डीसीटी के पूछा गया है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम से उठाया गया है। एंड एक बार जरा तुम इस क्वेश्चन को देखो, ये रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये कहीं और से नहीं बल्कि जो इंट्रोडक्शन होता है यूनिट का उससे उठाया गया है। बायोलॉजी के एनसीईआरटी में तुम्हें यूनिट के इंट्रोडक्शन से लेकर यूनिट के साइंटिस्ट, चाहे वो कैथरीन इसाओ या फिर अर्नस्ट मेयर का डिस्क्रिप्शन हो, देन समरीज भी तुम्हें नहीं छोड़नी है, उनके क्वेश्चंस नहीं छोड़ने, एक एक डायग्राम से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं को डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे, लेकिन उसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना सकते हैं। एंड बायो की हर लाइन अपने आप में क्वेश्चन है, तो तुम्हें काफी कोरिलेट करके उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ना होगा। एंड अभी के टाइम पे अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि तुम्हें नोट्स बनाने कि नहीं बनाने, तो अभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जब तुम बायो को 5-10 बार पढ़ लेते हो, उसके काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तब जाके तुम नोट्स अच्छे बना पाओगे। अभी नोट्स बनाओगे तो तुम बस एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट कर रहे होगे। डोंट वरी, मैं नोट्स पे एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि नोट्स बनाते कैसे। सेम चीज तुम्हें केमिस्ट्री में करनी है कि केमिस्ट्री का इंटेक्स एंड एक्सरसाइज तुम्हें साथ साथ सॉल्व करते रहने। जरा इन क्वेश्चंस को देखो, ये नीट 2026 के क्वेश्चन है। यस, नीट 2026 के क्वेश्चंस हैं एंड ये क्वेश्चंस नीट 2025 के हैं। एंड पिछले सालों में भी हर बार नीट में ऐसे क्वेश्चंस आए जो डायरेक्टली इंटेक्स से उठाए गए या फिर एंड एक्सरसाइज से उठाए गए। सो तुम्हें एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ना है, उसको काफी सीरियसली ले। नाउ कमिंग टू द पार्ट जिसमें 70% नीट एस्पिरेंट्स स्ट्रगल करते हैं, दैट इज फिजिक्स एंड स्पेशली फिजिक्स के न्यूमेरिकल। क्वेश्चन ये है कि इसको लगाते कैसे, सॉल्व कैसे करना है, वो मैं तुम्हें बताता हूं। तुम फिजिक्स में बुरे नहीं हो, लेकिन इंटरनेट पे क्या है, फिजिक्स को एक फॉर्मुला बेस्ड अप्रोच की तरह बनाया गया है कि तुम्हें बस फॉर्मुला आना चाहिए, फॉर्मुला अप्लाई करो एंड तुम्हें आंसर आ जाएगा। इससे फिजिक्स सॉल्व नहीं होने वाली, इससे तुम कहीं नहीं जाने वाले, इससे तुम्हारे मार्क्स नहीं आने वाले। फिजिक्स की किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तुम इमेजिन करो कि क्या चल रहा है, एक ब्लॉक मूव कर रहा है, एक बॉल नीचे गिर रही है अंडर द ग्रेविटी। स्टेप नंबर 2, तुम ये देखो कि उस चीज के साथ क्या हो रहा है, कोई ब्लॉक मूव कर रहा है तो क्या कोई और फोर्स एक्ट कर रही है। अगर कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसमें कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है। हाँ, ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है तो क्या हो रहा होगा, बॉल की स्पीड गिर रही है। जस्ट इमेजिन द थिंग कि हाँ क्या हो रहा होगा। ऑब्वियसली एक बॉल नीचे गिरेगी, वो 0 स्पीड से स्टार्ट करेगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है। क्यों स्पीड बढ़ रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मुला रटना नहीं है कि F = ma होता है, तुम्हें ये भी समझना होगा कि यहाँ पे फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या करवा सकता है। स्टेप नंबर 3 आता है कि तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया है, क्या नहीं दिया गया है। तो तुम्हें नोन्स एंड अननोन्स पता होने चाहिए। स्टेप नंबर 4, तुम्हें फॉर्मुलाज नहीं चूज करने बल्कि प्रिंसिपल चूज करना है। इसका मतलब ये है कि तुम ये देखो कि अगर किसी भी सिचुएशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पे ये जो 3 मोशन के इक्वेशंस होती है वो हमेशा अप्लाई होंगी। तो तुम्हें बस वो चीज अप्लाई करनी है। तुम फॉर्मुला के पीछे मत भागो, तुम कॉन्सेप्ट के पीछे भागो कि हाँ यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब मैं F = ma लगा सकता हूँ। अगर यहाँ पर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, यानी मैं मोमेंटम कंजर्वेशन वाला जो फॉर्मुला है वो लगा सकता हूँ। तो तुम प्रिंसिपल के पीछे भागो, ना कि फॉर्मुला के पीछे। नाउ जब तुम्हारा आंसर आ जाए लास्ट में तो तुम उसको इमेजिन करो, क्या ये आंसर आ सकता है? क्या अगर मेरी जो वेलोसिटी आई वो 500 मीटर पर सेकंड आई है तो क्या ये इस सिचुएशन में ये चीज आ सकती है? बॉल की स्पीड 500 मीटर पर सेकंड आ सकती है? तो जस्ट इमेजिन, क्योंकि वो एक्चुअली फिट भी तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारी जो अर्थ ग्रेविटी का जी होता है उसकी वैल्यू तुम्हारी 100 आ रही हो। सो आंसर थोड़ा रियल लाइफ में वैलिड भी होना चाहिए। देखो लास्ट में तुमसे ये कहूंगा कि तुम बहुत छोटे बच्चे हो एंड अभी वो टाइम है कि तुम बहुत सीरियस अगर हो जाओगे लाइफ में तो तुम बहुत अच्छे हो जाओगे। मैं 11th में बहुत सीरियस था एंड एज अ रिजल्ट मैं आज एम्स दिल्ली में हूं। बस मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा, अपना माइंडसेट चेंज करो। तुम्हारी 11th में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, पर तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? आई कैन। योर आई कैन इज बिगर देन योर IQ। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आएगी तुम उसे सॉल्व कर सकते हो, उसका हमेशा कोई ना कोई रास्ता होगा। एंड जस्ट इन केस तुम्हें अकेला फील हो रहा है या फिर तुमसे नहीं हो पा रहा है या फिर तुम प्रॉब्लम्स में फंसते जा रहे हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस एज अ मेंटर इन टॉप स्किल मेंटरशिप प्रोग्राम। तुम हमेशा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। आई विल मेक श्योर कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं एंड मैं तुम्हारे लिए और बेटर वीडियोस बनाता रहूंगा। एंड तुम मुझे कमेंट्स में बताओगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करूं। सो जस्ट कीप वॉचिंग दीपक गेम्स ओनियन। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।